तो मैं वो पेंडेंट वापस भी नहीं करती, और अब आप ब्रेसलेट देने से मना कर रही हैं। ये तो हद ही हो गई। निशा की बात सुनकर गौतम का दिमाग एकदम सन्न रह गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसके भीतर सवालों का बवंडर उठ खड़ा हुआ। उसने अपने मन में सोचते हुए कहा, अवनी को मेरी असली पहचान के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया, या कहीं बुआ सा के मुंह से गलती से कुछ ऐसा तो नहीं निकल गया जिससे अवनी को पता चल गया। तभी गीता की आवाज ने गौतम के ख्यालों को झकझोर दिया। गीता के चेहरे पर लालच और हैरानी का मिला जुला भाव आ गया था। वो अपनी आंखें चौड़ी करते हुए बोली, तुम्हारी बुआ राठौर परिवार से है, तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि तुम भी राठौर परिवार से हो? रांझौर की राठौर फैमिली वाले राठौर तो नहीं? गीता का सवाल सुनकर सन्नाटा छा गया। गौतम के दिल की धड़कन तेज हो गई थी, मानो किसी ने उसके सीने पर बोझ रख दिया हो। अरे बोल भाई, कौन सी राठौर फैमिली से हो तुम? वही जिसके सबसे छोटे बेटे ने हमारी अवनी को गिफ्ट दिया था। तभी अवनी ने बात को संभालते हुए कहा, मॉम, आप गौतम के पीछे मत पड़िए। मैंने झूठ बोला था ताकि मामी वो पेंडेंट लौटा दें। ये सुनकर निशा का चेहरा गुस्से में तमतमाने लग गया था। उसकी आंखें अंगारे की तरह दहक रही थी। वो गुस्से से चीखते हुए बोली, क्या तूने मुझसे झूठ बोला? मुझे राठौड़ परिवार की धमकी देकर मेरा फायदा उठाने की हिम्मत कैसे हुई? तभी गीता बीच में कूदती हुई गुस्से में बोली, अरे मुझे तो पहले से ही पता था, ये आदमी राठौर परिवार के नौकर के जूते भी उठाने लायक नहीं है। गोद लिया हुआ अनाथ है ये, सिर्फ नाम का राठौर। तुमने इसको राठौर रॉयल फैमिली का ही हिस्सा समझ लिया। अब इसमें तो गलती तुम्हारी ही है। गीता को अब किसी भी तरह उस ब्रेसलेट को हड़पना था। गौतम को मालूम था कि गीता और निशा से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसने अवनी की तरफ देखकर कहा, अवनी, मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए निकलना है, तो मैं तुमसे सीधा घर पर आकर मिलता हूँ। अवनी को गौतम के ऊपर भरोसा ना करने का दुख अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। उसने गौतम से माफी मांगते हुए कहा, गौतम, आज जो भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। बस उस फोटो को देखकर मैं मॉम की बातों में आ गई थी। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। अवनी की बात सुनकर गौतम ने उसे कहा, कोई बात नहीं अवनी, ऐसा मैं कहना तो चाहता हूँ लेकिन इस बार नहीं कहूंगा। मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। गौतम का सख्त मिजाज देखकर अवनी डर गई। क्या गौतम को अवनी से अपने सवालों का जवाब मिल पाएगा? क्या गौतम अपने परिवार को दिए गए वादे को निभा पाएगा? क्या अवंतिका अब जोधपुर से चली जाएगी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मम्मी जी या मैं, तुम किस पर ज्यादा भरोसा करती हो अवनी? मम्मी जी कुछ गलत करती हैं, तुम उन पर गुस्सा होती हो, वो फिर वही गलती दोहराती हैं और तुम फिर उनकी बातों में आ जाती हो। लेकिन मैं जितनी भी बार खुद को सच्चा साबित करूं, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर पाती? गौतम का सवाल सुनकर अवनी की आंखों में आंसू आ गए। गौतम अवनी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, लेकिन इस बार गीता का साथ देकर अवनी ने उसका दिल तोड़ दिया था। वो अवनी को खोना नहीं चाहता था, लेकिन उसे यह भी समझ आ गया था कि जब तक अवनी गीता को खुद पर हावी होने देगी, उसके रिश्ते पर हमेशा एक खतरा मंडराता रहेगा। गौतम, आई एम सॉरी, लेकिन मैं क्या करूं? तुम नहीं जानते कि मॉम ने मुझे जन्म देने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि अगर उन्होंने मुझे जन्म दिया तो वो दोबारा मॉम नहीं बन सकेंगी। फिर भी उन्होंने मुझे चुना। उन्हें पहले से पता था कि मैं लड़की हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे दुनिया में लाने का फैसला किया। अब मैं ही उनकी बेटी और बेटा भी हूँ। जब उन्होंने अपनी जान से ऊपर मुझे रखा तो मैं उन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? गौतम, मेरी जिंदगी उनकी है। प्लीज मुझसे मत कहो कि मैं तुम दोनों में से किसी एक को चुनूं। अवनी की बात सुनकर गौतम को समझ आ गया था कि गीता का अवनी पर नियंत्रण इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला। बचपन से गीता ने अवनी को अपने बोझ के तले इतना झुका दिया था कि अब उसका गीता के सामने खड़ा होना आसान नहीं था। तभी दूर खड़ी गीता और निशा बार बार अवनी को बुलाने लगी। गौतम को भी थ्रोन एक्स की मीटिंग के लिए देर हो रही थी। गौतम ने अवनी के आंसू पोंछते हुए कहा, अवनी प्लीज रो मत, तुम सब घर जाओ। वैसे भी मम्मी जी अब हमें बात नहीं करने देंगी।
हम रात में आराम से बात करेंगे, मुझे भी कहीं जाना है। ये कहकर गौतम सीधे शिकारा होटल के लिए निकल गया। रास्ते में वो अवनी की बातों के बारे में सोचकर परेशान हो गया था, लेकिन सारी बातों को थोड़ी देर साइड करके वो मीटिंग के बारे में सोचने लगा। शिकारा होटल में आज गौतम थ्रोनेक्स ग्रुप के मैनेजमेंट की पहली मीटिंग लेने वाला था। होटल के बाहर लग्जरी गाड़ियों की कतार लगी थी। सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी अपनी पोजीशन पर मुस्तैद खड़े थे। माहौल में फुसफुसाहट थी। तभी होटल के बाहर एक साधारण सी कार आकर रुकी, दरवाजा खुला और गौतम बाहर निकला। जल्दबाजी में उसे कपड़े बदलने तक का वक्त नहीं मिला था, मगर ये होटल उसका था, वो जैसे चाहता कर सकता था। गौतम को देखते ही एक गेस्ट ने तंज कसते हुए कहा, अरे ये कौन है? होटल के बाहर ऐसी कार? देखकर तो लगता है जैसे कोई ठेले वाला अंदर घुसाया हो। एक आदमी ने हंसते हुए कहा, वही तो, एक साइड ये और दूसरी साइड थ्रोनेक्स ग्रुप का नया डायरेक्टर। कहते हैं उसका रुतबा किसी राजा से कम नहीं। दूसरे आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ भाई, और सुना है कि उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं। लोग उसे लेकर अजीब सा डर महसूस करते हैं। उनकी बात सुनकर गौतम ने सोचा, थ्रोनेक्स ग्रुप का नया डायरेक्टर, इसका जिक्र मैं दोबारा सुन रहा हूं, आज मिलना ही होगा। होटल के अंदर देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन मौजूद थे। एंट्रेंस पर सभी के इनविटेशन चेक हो रहे थे, मगर गौतम को इसकी जरूरत नहीं थी। जैसे ही उसने होटल में कदम रखा, सिक्योरिटी गार्ड्स, होटल मैनेजर और वेटर्स का पूरा स्टाफ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वेलकम गौतम सर, आपका शिकारा होटल में बहुत बहुत स्वागत है। गौतम ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। विनय, मैं थ्रोनेक्स ग्रुप के नए डायरेक्टर और मैनेजमेंट से मिलने आया हूं, सभी को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाइए। विनय ने सिर झुकाकर जवाब दिया, सर सभी लोग यहां पहुंच चुके हैं और नए डायरेक्टर भी बस आने ही वाले हैं। गौतम विनय के साथ वीवीआईपी कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक दरवाजे के पास हलचल मच गई। तभी पास खड़े एक आदमी ने तेज आवाज में कहा, अरे देखो तो कौन आया है। यह सुनते ही गौतम के कदम रुक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा। बाहर एक चमचमाती शैंपेन कलर की कार धीमे से आकर रुकी। गाड़ी के दरवाजे के पास खड़ा ड्राइवर सिर झुकाकर खड़ा हो गया और कार से बाहर एक लड़की निकली। उसे देख गौतम ने